नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है, जिस पर अंकुश लगाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। ये समिति विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशें करने का काम करेगी। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में मोदी सरकार का निर्णायक पहल करने की दिशा में ये बड़ा संकेत माना जा रहा है। वित्त मंत्री समिति बनाने के ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार 2024 में क्या तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो फिर देश की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जनसंख्या नियंत्रण की चुनौती से निपटने के लिए समिति बनाने की बात कही और ऐसा ही नहीं कहा बल्कि उसके राजनीतिक मायने भी है। मोदी सरकार के आने के बाद से बीजेपी और संघ के तमाम मुद्दों में से ज्यादातर को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए जाना बाकी है। वित्त मंत्री ने बजट को पेश करते हुए संसद में जब इस संबंध में समिति बनाई है तो जिसके बाद साफ है कि मोदी सरकार का अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में जनसंख्या नियंत्रण पर समिति गठित करके इसे देश में सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाने की पहल करती है। मौजूदा समय में देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है। जी हाँ, तो बता दें आपको कि जिस तरह से बाकी तमाम चीजें हैं उसके मद्देनजर अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ऐसे कुछ ही चीजें रह गई है जिसको ध्यान में रखते हुए अब मोदी सरकार आगे बढ़ रही है या बढ़ना चाह रही है। और क्योंकि तमाम जो और चीजें हैं उसमें अब ये बेहद अहम माना जा रहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पर अब मोदी सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया उस दौरान भी इसका जिक्र वो करना नहीं भूली। यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये दो ऐसी चीजें हैं जो मोदी सरकार की अभी तक अधूरी है। तमाम और चीजें जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा, जो उनके एजेंडे में रहा, वो सभी पूरा हुआ। और इसके साथ साथ अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो क्या ये प्रमुखता से इस पर काम किया जाएगा या मोदी सरकार उस पर काम करेगी। ये एक बड़ा और अहम सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदी सरकार जो एजेंडा लेकर चलती है या फिर जो बोलती है उस पर आगे बढ़ने का काम करती है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिशिर कौंडल्य जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है। और प्रोफेसर अफरोज आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अरविंद जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए अब तो
लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी कितना अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या आपको लगता है कि ये दो चीजें ऐसी रह गई है जो मौजूदा वक्त में सरकार नहीं कर पाई, या अगर हम तीसरी बार आते हैं तो इनको प्राथमिकता पे रखा जाएगा, इनको सबसे पहले किया जाएगा? नेहा जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, जनसंख्या, जिसके मुद्दे को आपने आज उठाया है और चर्चा का विषय बनाया है, ये तो घर घर की चर्चा का विषय होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, देखिए देश का सबसे बड़ी और विकराल समस्या अगर आज कुछ बन के आया है तो जनसंख्या के कारण बहुत विकास के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। और खासकर देखिए हिंदुस्तान में जो दो तरह की जनसंख्या है, एक तो जनसंख्या जो जन्म दर में अनियंत्रित बढ़ोतरी हो रही है, कोई कारगर उपाय नहीं है कि खासकर जन्म दर को एक नियंत्रित किया जा सके। दूसरी जो बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में जनसंख्या वृद्धि का, वो है घुसपैठिए। घुसपैठिए इतने ज्यादा हिंदुस्तान में आ गए हैं और उनको कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से वो यहाँ के नागरिक बनने में सफल हो जाते हैं। तो इन दो चीजों पर अब देखिए, जो रोहिंग्या मुसलमान, हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमान की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और वो सभी आकर यहाँ शरणार्थी में रह गए हैं और वो चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या का एक रूप ले और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहुत पहले रोक लगना चाहिए था, कारगर कदम उठाना चाहिए था, और जिससे कि भारत की जनसंख्या में जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है इस पर तो क्यों नहीं लगाया सर? अभी तक तो करवा देना चाहिए था, जनसंख्या भी होनी चाहिए थी और उसके बाद फिर इस पे कानून बनाने की बात जो आप प्राथमिकता से कह रहे हैं कि उठाया जाएगा या आगे भी किया जाएगा, तो अभी तक तो कर देना चाहिए था। 10 साल से तो आप ही सत्ता में हैं। बिल्कुल 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 करनी चाहिए थी। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कोई राजनीतिक लाभ की छोड़कर देश के हित में मांग करता हूँ और अपनी पार्टी से भी मांग करता हूँ कि पार्टी ने जो इस दिशा में आज जो कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय है और स्वागत योग्य है और इसके कड़े प्रावधान होने चाहिए। बहुत सी ऐसी कंट्री में है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाते हैं। बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगी, राशन नहीं मिल पाएगी, आपको गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहाँ बाध्यता हो जाती है। मैक्सिमम 2 बच्चे, हमारे यहाँ भी आप देखेंगे कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में कानून है कि जैसे बिहार में है म्यूनिसिपल का कानून है, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो म्यूनिसिपल का चुनाव लड़ने में हमको प्रतिबंध किया गया है। लेकिन ये देश के स्तर पर आज जो सरकार ने घोषणा की है, ये जो कदम बढ़ाया है, देर ही सही लेकिन ये दूसरी बात, अगर आपने कहा कि रोहिंग्या जो है वो यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको भी निकालने की जरूरत है, तो इनको कौन पनाह दे रहा है? क्यों नहीं निकाला 10 साल में? देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही क्या है कि किसकी लापरवाही सर? जिस राज्य है, देखिए जिस राज्य का सीमा है वो बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ किसी न किसी कारण से वो घुसपैठ कर जाते हैं और जब घुसपैठ कर जाते हैं तो वो नागरिकता की मांग किए रहते हैं। कौन सा राज्य, खुल के बोलिए ना, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं आप? जितने बॉर्डर ले लीजिए, नेपाल के बॉर्डर से आप चल जाइए, चाइना का बॉर्डर सकता उधर हो गया, हाँ। सब बॉर्डरों में जाना। बिहार का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से सटा हुआ है, जैसे पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, इन क्षेत्रों में बंगाल का बॉर्डर है, बांग्लादेशी लोग घुसपैठिए भी आ जाते हैं। तो ये चिन्हित किए हुए हैं, उनकी इतनी संख्या हो गई है कि या तो इनको निकालने में भी दिक्कत होता है और या तो नागरिकता दीजिए और नहीं तो निकालिए। तो कड़े जब तक प्रावधान नहीं होंगे नेहा जी और इस पर कड़ाई से इसका अनुपालन नहीं होगा तो जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। इसके दोनों स्तर से हमको जन्म दर में कैसे कमी हो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, घुसपैठिए पर कड़ी अंकुश लगे, ये दोनों होगा। ये देश हित में नहीं, बहुत ये देश हित में है। और देखिएगा तब रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे, विकास भी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। अब हर तरह देख रहे हैं कि हर राज्यों में, तो मतलब एक बार फिर से मोदी सरकार आती है तो ये समस्या जो है इसका भी जड़ से समाधान हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मोदी सरकार आती नहीं है, मोदी सरकार तो आई हुई है और आएगी ही।
प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण कानून को कड़ाई से पालन करने का। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से इस ओर काफी वो एक्सरसाइज हुआ है। एक्सरसाइज करने के बाद ही ये काफी दिनों से पेंडिंग चला रहा था। जब पेंडिंग चल रहा था अब वो मूर्त रूप लेने लगा है। निश्चित तौर से हमें लगता है कि सरकार इस ओर कड़े कदम उठाएगी और प्रयास जब शुरू होगी तो देखिएगा इसका रिजल्ट भारत को मिलने लगेगा, आम नागरिक को मिलने लगेगा। जो भारत इस टेन्योर में तो नहीं होगा ना सर, ये तो अभी तो चुनाव ही है। इसके अगले चुनाव में आप कह रहे हैं ना कि जब इसके बाद चुन के आएंगे तो ये प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाएगा, इन्हीं मसलों पर आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या, छोटी समस्या तो है नहीं। नल का टेप है नहीं कि आप उसे बंद कर दिया। देखिए हमारी जो गरीबी की संख्या है इतनी अधिक है हिंदुस्तान में, और उन्हें ये उनके यहाँ देखिएगा बच्चों का जन्म दर अभी जो पढ़े लिखे हैं वो नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ गरीबी है वहाँ नियंत्रण नहीं हो रही। उनको लग रहा है कि हमारा 5 बच्चा होगा तो हमारे 5 कमाएंगे तो हमारे घर का आय बढ़ेगा। लेकिन जब सुविधाएं बढ़ जाएगी पर ये सिर्फ गरीबों को लग रहा है या किसी खास वर्ग की बात आप कर रहे हैं सर? नहीं, दोनों को। देखिए हमारे यहाँ जो खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ एक परिपाटी चल रही है कि हिंदुस्तान में जितनी तेजी से हो जनसंख्या बढ़ाओ। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि देश की जनसंख्या बढ़ाओ, जबकि उनके घर का बोझ बढ़ रहा है, उन्हें भी तकलीफ हो रही है। हमारे देश के नागरिक। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के। ठीक है शिशिर जी, क्या वाकई यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये दोनों ही एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए? क्योंकि आप लोग तो इस तरह के वो बोलते रहे हैं ना कि एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। बिल्कुल, पूर्व में भी ये बातें आई हैं और मैं फिर से कह रहा हूं। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के बंधु इस विषय पे बात रख रहे थे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिगुफा छोड़ते रहे, उसका काम है सिगुफा छोड़ना। तो चाहे यूनिवर्सल सिविल कोड का सिगुफा हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण बिल का सिगुफा हो या फिर एनआरसी का सिगुफा हो या फिर अभी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे कि रोहिंग्या का घुसपैठ जो है भारत में बहुत ज्यादा हुआ। मैं आपको बताऊं कि सीमा की सुरक्षा जो है वो मुख्य रूप से 2 सशस्त्र सेना के जवान करते हैं, पहला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और बीएसएफ। अब आप बताइए कि एसएसबी और बीएसएफ जो है उसका इंटरनल सिक्योरिटी किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में। और होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। तो आखिर अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये क्या देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है? और अगर इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो लेकिन आज से थोड़ी हो रहा है घुसपैठ, अगर हो रही है तो आज से नहीं हो रही ना सर। अगर ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है तो ये पहले से है। इनकी ये कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार तो है नहीं, ठीकरा फोड़ा जा सकता है क्या? बेसिकली रोहिंग्या का प्रॉब्लम म्यांमार का, जब वहां पे म्यांमार में संकट आया तब से रोहिंग्या का प्रॉब्लम जो है वो शुरू हुआ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने रोहिंग्या को इंगित किया है। तो मैं साफ तौर से ठीक है अरविंद जी, देखिए इस समस्या की जड़ भी आप ही हैं। ये तो सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे ही लगाए जा रहे हैं कि जब समस्या उत्पन्न हुई तब भी आपकी सरकार थी और जब समस्या बड़ी हो गई तब भी आपकी सरकार है। यानी कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप सीधे सीधे ही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अरविंद जी। मैं बंधु को सुन रहा था और राष्ट्र हित में अगर बात करनी है तो पीछे क्या हुआ नेपथ्य में हमें जाने से कोई फायदा नहीं। हम कह रहे हैं कि आज से ही हमारी अगर शुरुआत करनी है तो हम सब मिलकर करें। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। अगर पीछे गलतियां किसी सरकार से हुई है, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, हमने गलती थोपेंगे 70 साल में यहाँ बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, उनको नागरिकता देते रह गया। बहुत सारे ऐसे लगभग 3 वर्ष हो गए हैं आसाम की सरकार को बने हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ और आसाम में सबसे ज्यादा घुसपैठ का प्रॉब्लम है। इनकी बातों से वहाँ क्या हो रहा है कर रहा हूँ। लेकिन हमें एक बताइए, अगर सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया है, जब जागे तब सवेरा, आज समर्थन करना चाहिए। सारी पार्टियों को राजनीतिक भूल कर और देश हित में करना चाहिए। अगर हम ये कहते रहेंगे कांग्रेस करते रहा, कांग्रेस के समय का हुआ,
इससे रिजल्ट तो नहीं आएगा ना, रिजल्ट ठीक तभी आएगा ठीक जब है, हम शुरुआत करें। ठीक है, वाकई देश हित के लिए तो काम करना चाहिए ना राम प्रकाश पांडे जी। और ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशियों को शरण देती हैं, तो देश हित के लिए आप नहीं सोचेंगे क्या? देखिए नेहा जी, देश हित के लिए हम क्यों नहीं सोचेंगे? बॉर्डर पर इनका जिम्मेवारी है कि तो यूसीसी का विरोध क्यों, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध क्यों? पोस्ट लगी रहती है उस पर हमें क्या घुसपैठ जो हो रही है, तो ये क्यों नहीं इस पर रोक लगा रहे हैं? चौकीदारी ये कर रहे हैं, वहाँ पर केंद्रीय बल लगा हुआ है, तो घुसपैठ को रोकना तो इनका काम है। वो हमारी राज्य सरकार को रोकने का तो काम नहीं है, हमारी अधिकार में नहीं है। और 10 किलोमीटर तक की सीमा बढ़ा रखी है, घुसपैठ को रोका जाए तो उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये घुसपैठ तो फिर लगातार हो रही है ना, आज से तो नहीं हो रही ना राम प्रकाश पांडे जी? ठीक है, आज से नहीं हो रहे, इन्होंने तत्परता क्या ली है? 10 सालों में इन्होंने रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए? जिम्मेवारी तो इनने कौन से कदम उठाए जो ठोस कदम जिससे घुसपैठ हो जाए? अरविंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अफरोज जी करूंगी जल्दी से। कह रहे हैं आपने क्या कदम उठाए रोकने के लिए? सिर्फ ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा ना? नेहा जी, इन्हें पता होना चाहिए कि देश में जनसंख्या रजिस्टर बनाने का प्रावधान आ गया। जब रजिस्टर में जनसंख्या रजिस्टर में उन्हीं का नाम होगा जो यहाँ के ऑथराइज नागरिक होंगे। ठीक है, जिनको नागरिकता पहले मिल चुकी है, ठीक है, वो हमारे नागरिक हो गए, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी 13 to 14% इतनी बड़ी जनसंख्या है जो न नागरिक है, अन्य नागरिकता मिलने की उम्मीद नहीं, वो मांग कर रहे हैं। तो वो जब जनसंख्या रजिस्टर बनाने की बात हो रही थी तभी लोग विरोध कर रहे थे। तो किसी न किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तो आना पड़ेगा ना। इसमें कोई विपक्ष, विरोध और पक्ष सरकार से अलग हटकर हमें लगता है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्र हित की बात है, सबों को सहयोग करना चाहिए। और आज नेहा जी आपने ये मुद्दा उठाया है, आपका प्रश्न है कि अगर आज सरकार लाई है तो कितना सही है कितना गलत है। हम पीछे देखना छोड़ गए। हम 70 साल का इतिहास अगर केवल यहाँ कहते रहेंगे और एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसको स्वच्छ मन से हमें करना होगा और अभी से शुरू करें। ठीक है अफरोज जी, क्या वाकई ये देश हित के लिए है क्या? दोनों चीजें, क्या ये देश हित के लिए जिस बात का जिक्र अभी अरविंद जी कर रहे थे, और क्या वाकई इतना जरूरी है? देखिए नेहा जी, किसी भी देश के लिए अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो एक समस्या होती है, और जब संसाधन सीमित हो तो वो समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। और जब समस्या होगी तो उस पर राजनीति होगी, उस पर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, नीतियां बनेंगी, प्रोग्राम लाए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पिछले 100 सालों से ये डिबेट चल रहा है, इस पर राजनीति भी हो रही है। और ऐसा नहीं है हमारे देश के पास में कोई पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई नीति नहीं है। 1976 से लेकर के कई सारी हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी आ रही है और फैमिली प्लानिंग की से जुड़ी हुई कई सारी स्कीम्स हैं, और हम लगातार इसके सर्वे करते रहते हैं। सवाल ये है कि जब किसी भी अच्छी नीति को लाई जा रही हो तो उस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए, उस पर एक बातचीत होनी चाहिए, सारे वर्गों को जागरूक करना चाहिए, ना कि किसी खास धारणा से किसी खास समुदाय को चिन्हित करके और उस पर राजनीति शुरू करने की नीति। नहीं, आपको लगता है कि खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, सरकार की मंशा पे आपको लगता है सवाल उठना लाजमी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी, मैंने ये कहा कि करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हाँ, सभी को, क्योंकि कोई नीति देश के लिए लाई जाती है और देश की समृद्धि होगी तो सभी की नागरिक जो भी है उन सबको फायदा हो। लेकिन कोई भी नीति हो वो कोर्सिव नहीं होनी चाहिए, किसी को दबाव में ला करके, किसी को डरा करके, धमका करके या फोर्स करके नीति नहीं लाई जा सकती। जैसे कि आप देखें वन चाइल्ड नॉर्म्स है, जैसे चाइना में ये नीतियां कई बार लाई गई, 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, 2 चाइल्ड पॉलिसी रही। अब चाइना इस नीति से पीछे भाग रहा है क्योंकि जनसंख्या एक रिसोर्स भी है, एक कैपिटल है। और आज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की आबादी जो बढ़ी है, 51 में 36 करोड़ आबादी थी, आज 140 है। दुनिया की 17% आबादी हिंदुस्तान में रहती है। तो एक रिसोर्स भी है, कैपिटल की तरह, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश की करीब 70% आबादी जो है जो वर्किंग एज में है, तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। और जो भी हमारा आजकल जो है हम डिपेंडेंसी रेशियो होता था वो लोवेस्ट स्टेज पर हम पहुंच रहे हैं। तो हमें एक जनसंख्या वृद्धि एक समस्या तो है ही,
कहीं अगर हमने इसको नियंत्रण कर दिया और जनसंख्या घटने लगी, ये एक और बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें कहीं ना कहीं एक स्थायित्व तो देखना है और देश के संसाधन को ध्यान में रखते हुए हमारी नीतियां बनानी होती हैं। तो हमारी ऐसी कोई नीति ना हो जिसमें किसी तरह का कोर्शन हो, दबाव हो किसी चीज के। जैसे आप ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की वजह जो है कोई जो है आपकी गरीबी, अगर आपके पास एक अच्छे कायदे कानून है, गरीबी को दूर करने के लिए आप जनसंख्या को नियंत्रण ही करते हैं। अगर आप एजुकेशन को फैलाते हैं तो भी जनसंख्या नियंत्रित होती है। और अभी देश जो है एक अच्छे जो है राह पे निकला हुआ, मतलब आपको लग रहा है कि इसके और भी तरीके हो सकते हैं बजाय इसको सख्ती? बहुत सारे तरीके हैं। आप गरीबी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें। लेकिन सर अभी तक जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तमाम कोशिशें तो सरकार की तरफ से की गई है ना सर, लेकिन उसका नतीजा वही ढाक के तीन पात है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जब तक सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा कोई कानून, तब तक क्या उसका पालन नहीं किया जाएगा, जनता नहीं मानेगी। यही अगर हम ट्रैफिक नियमों के साथ भी देख लें, यही और तमाम चीजों के साथ भी देख लें, जब तक सख्ती नहीं बरती जाती जनता पर, क्या तब तक जनता मानती है? और बेसिकली आपके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट अफरोज साहब ने कहा, मैं सहमति व्यक्त करता हूं इनके कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर। क्योंकि क्या है, देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी आजकल बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन अब है क्या तो समझ लीजिए। नहीं सर, एक बात बताइए, राजनीति तो ठीक है, राजनीति कर रही है, राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी, लेकिन जनसंख्या विस्फोटक जो फिलहाल देखी जा रही है, क्या ये देश के लिए बड़ी समस्या नहीं है क्या? मुझे इतना बता दीजिए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। दरअसल डंडा चलाने से जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती है, ये फैक्ट है। और कांग्रेस पार्टी इस बात पे भरोसा रखती है कि हम जो है वो अवेयरनेस देश में फैला करके, जैसे बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि हम एजुकेट करेंगे लोगों को, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। जब वो लोग एजुकेट होंगे, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, उससे क्या होगा, उनको उनके अंदर अवेयरनेस आएगा। और जब अवेयरनेस आएगा तो फिर स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो है, जब शिक्षा का संचार होगा इस देश में, तो वैसे लोग जो इस बात से अनभिज्ञ हैं, उनके अंदर भी ये भाव आएगा। और वह भी सुविधाओं के लिहाज से कि हमारे पास 2 बच्चे ही हों या 1 बच्चे ही हों, ताकि उनको बेहतर तरीके से हम पढ़ा लिखा सके और उनको एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा सके। इस बात के लिए उनके ज़हन में अवेयरनेस जो है वो उसका सरकार का जो फैलाया हुआ है वो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया था? भाई, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कांग्रेस ने अपने हिसाब से जो है वो रणनीतियां बनाई थी। जैसे और आपको पता है अभी जैसे इधर के दिनों में जो रेट्स आए हैं, यानी जन्म दर जो है, प्रजनन रेट्स जो आए, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। क्या 10 सालों का ये रेट्स है क्या? नहीं, आप बताइए ना, क्या किया था, कौन सी रणनीति आपने बनाई थी, किसको अमली जामा पहनाया था और क्या धरातल पर उतारा था, बता दीजिए ना। हम लोगों ने एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करने पे काम और क्या किया था? हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाने पे जो है उस पर हम लोगों ने जो है वो फोकस किया। हम लोगों ने डंडा नहीं चलाया। और हम कांग्रेस पार्टी भी इस डंडा चलाने का, खास तौर से खास वर्ग को डंडा दिखा करके उसे डराने का विरोध करती है। ठीक है, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? मैं आ रही हूँ अफरोज जी, एक सेकेंड। अरविंद जी कह रहे डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी होगी, जागरूक करना होगा। सर अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। अरविंद जी आवाज जा रही है? जी बताइए। देखिए, कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इनके समय में ही जबरदस्ती नशबंदी का कार्यक्रम हुआ। आप याद कीजिए, संजय गांधी उस समय इनका जनसंख्या नियंत्रण का, उसका जिक्र नहीं करेंगे। मैंने पूछा भी कि क्या क्या किया आपने, लेकिन उसका जिक्र ना करते हुए बाकी सब कुछ बताया इन्होंने। चाहिए अभी इनका कहना नहीं, इनको शायद जानकारी में नहीं है, कोई बात नहीं है, इनको शायद जानकारी में नहीं है कि दिल्ली का चांदनी चौक, कांग्रेस उस इलाके में नसबंदी के लिए महिलाएं लाइन लगा के खड़ी थी और पुरुष भी लाइन लगा के खड़े थे कि हम सरकार के समर्थन में साथ हैं। कोई जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लाठी चलाने का।
और यही लाठी चलाने का हम विरोध करते हैं कि एक खास वर्ग को आप डरा के रही इस देश में वो भी नागरिक है और उनका बराबर सम्मान होना चाहिए। नहीं सर, जिसके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। इस बात को समझना होगा कि हम क्या गलतियां करके आए हैं और सामने वाला घर शीशे के हैं। अरे कहाँ आप चली गई? किसके घर शीशे के हैं? इस बात को समझिए। मैंने जो कहा ये फैक्ट है। क्या पता करिए, आपको देखिए कि क्या जो है उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या किया बताइए ना क्या किया। अगर भारतीय जनता पार्टी एक खास वर्गों के खिलाफ डंडा चलाने का काम करेगी तो ये कैसे तय होगा कि एक खास वर्ग के लिए ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी क्या? कर रही है ये देश में जो जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति है वो क्या एक खास वर्ग नहीं कर रखी है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? भाजपा तो बहुसंख्यक तुष्टीकरण का काम ही कर रही है। हाँ। वो तो डंडा ही चला रही है। इन लोगों ने तो जय श्री राम गुंडों का नारा बना दिया। भगवान राम ने फिर आप जय श्री राम पे आ गए। ये जय श्री राम का मसला है क्या? हम बात राम की कर रहे हैं क्या? हम अयोध्या की कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। घूम फिर के उस मसले पे मत आइए ना सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा सोसाइटी को, नहीं तो आप भी उस कदम उठाते ना सर। नसबंदी क्यों करवाई जा रही थी बताइए ना। वो इसी हिसाब से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं एजुकेशन का सिस्टम अपनाया गया? रामायण पढ़िए, राम का रामायण पढ़िए और राम का रामायण क्या कहता है। नहीं देखिए, गलत दिशा में मत लेके जाइए डिबेट सर। मुद्दे पे ही रहने दीजिए ना। आज बात जब जनसंख्या नियंत्रण की हो रही है, नहीं मुझे नहीं हिंदुत्व सनातन राम मंदिर नहीं करनी ना सर। उस पर डिबेट मसले पे रहिए ना। कि वो आपने जो है दो बातें कही, यूसीसी पे बात कही और आपने जनसंख्या नियंत्रण बिल पे बात कही। मैं तो यही दोनों बातों पे बात रख रहा हूँ। मैंने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि समाज को एजुकेट किया जाए, समाज को अवेयर किया जाए इस विषय पर, जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया जाए तो स्वाभाविक रूप से समाज जागरूक होगा और फिर उसको खुद से नियंत्रित करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन अभी आपने सुना ना अरविंद जी को कह रहे पकड़ के नसबंदी कराई गई थी, तब आपको नहीं लग रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एजुकेशन जरूरी है, जागरूकता जरूरी है? अरविंद जी इतिहास पढ़ ले। वहाँ महिलाएं और पुरुष जो है चांदनी चौक में खड़े थे लाइन लगा करके। सबसे पहले मैं ये सरकार का समर्थन था। अरविंद जी को नहीं पता है। अरविंद जी जानकारी ले लें इस बात। अरे कम से कम चैनल पर तो सही चीज बयान दिया गया। क्या मैं गलत? हमें एक सवाल मैंने गलत बोला क्या? अगर जानकारी ले लीजिए इस बात की। कानून बनेगा हिंदुस्तान में, क्या बहुसंख्यकों के लिए बनेगा? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? भाई कानून अगर डंडा चलाने के लिए बनाइएगा तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कोई कानून बनता है तो यूनिफॉर्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मुस्लिमों के लिए लागू नहीं होगा और हिंदुओं के लिए लागू नहीं होगा। ये कौन कर रहा था? नहीं, इसमें कैटेगराइज क्यों करना है सर? इसमें एक खास वर्ग को कैटेगराइज करके क्यों हम अलग दिखाएं? क्या वो देश की जनता नहीं है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र उसी प्रकार से है। वो हमेशा कैटेगरिकली डील करती है भारतीय नागरिकों को। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस एक्ट का विरोध करती है। ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी आप भी विरोध करेंगे क्या कि यूसीसी भी नहीं लाने देंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून भी नहीं लाने देंगे, हम नहीं लाने देंगे? नहीं चाहते क्या देश का भला है? तो कह रहे हैं कि देखिए देश के भला अगर आपको चाहिए तो आपको समर्थन करना होगा। हालांकि अभी तो पूर्ण बहुमत से ही है सरकार। पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी लाइन कानूनों को लाने पर तो ये संघीय ढांचे के हिसाब से राज्य सरकारों से ही बात है कि हम अब किस तरह से काम करेंगे। अगर ये फिर वो बहुसंख्यक पृथ्वीकरण के हिसाब से करने जाएंगे तो हम विरोध करेंगे। कैसे करना चाहिए बताइए, आप बताइए। राज्य सरकार से बैठकर के साथ उनको भी ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि हाँ कानून को किस तरह से लागू किया जा रहा है। किसी एक जाति को लेकर अगर टारगेट करके किया जाएगा तो जाति का क्या टारगेट किया जाएगा सर? अगर कानून बनेगा तो सभी नागरिक के लिए बराबर होगा। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, आप तो देख रहे हैं ना कि तुष्टीकरण की नीति एक तरह से किए जा रहे हैं। नहीं मुझे बताइए ना, आप टीएमसी समझाने की कोशिश करें। नहीं टीएमसी समझाने की कोशिश करे कैसा कानून होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप कानून में हो, कैसे किसी खास वर्ग को टारगेट करने की आप बात कर रहे हैं? देंगे तो पक्का टीएमसी बोलेगी। नहीं क्यों बोलेगी सर? वही मैं समझ रही हूँ ना,
बताइए ना, मुझे थोड़ा समझाइए। नेहा जी अगर टीएमसी को नेता देके बुलाएंगे तो हम भी अपनी सुझाव देंगे। हाँ, इससे पहले कितनी मीटिंग्स में आप पहुंचते हैं? देश के हित में कदम होगा तो टीएमसी। जनसंख्या आपको लगता नहीं देश, आपको लगता नहीं आपको लगता नहीं जनसंख्या विस्फोटक वाली स्थिति है और अब देश जो है वो पहले नंबर पर है जनसंख्या के हिसाब से, चीन को पीछे छोड़ दिया। नहीं लगता कि जनसंख्या को नियंत्रण करने की जरूरत है सोर्सेज के हिसाब से? नहीं लगता आपको? 70 के दशक में भी कांग्रेस ने चालू किया था, उस समय की समस्या में इमरजेंसी की पीरियड में क्या हुई थी वो हमें पता है। बताइए। अच्छा, क्या हुई थी? देश को पता है। बताइए क्या हुई थी? जबरदस्ती लोगों की नसबंदी। तो ये तो कोई तरीका नहीं होगा ना। शिशिर जी, अब ये देखिए, मैं तो नहीं बोल रही, अरविंद जी भी नहीं बोल रहे, अब तो आपने सुन लिया क्या हुई थी। अब तो ये हम लोग नहीं कह रहे ना शिशिर जी? जी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिल रही है सर, अब बताइए, जवाब दे दीजिए थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि उस दौरान जब नसबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इस देश के लोग इतने अवेयर थे कि वो खुद से लाइनों में खड़े होकर के नसबंदी करवाने सर, को अभी आपने सुना राम प्रकाश पांडे जी को टीएमसी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। नहीं वो अगर अब आप कह रहे नहीं, जागरूकता हो जी, एजुकेशन हो जी, लोगों को बताया जाए जी, कैसे संभव है बताइए ना। नहीं अगर जबरदस्ती का आरोप कोई लगाए तो उसका कोई कैसे जवाब दे? तो हम नहीं लगा रहे हैं ना सर, आपकी सहयोगी है टीएमसी के प्रवक्ता। भाई सवाल है, सहयोगी उनको नहीं जानकारी होगी इस बात की, वो अपना खुद से कुछ बोल रहे हैं। अरविंद जी को जानकारी नहीं, अफरोज जी को जानकारी नहीं, राम प्रकाश पांडे जी को जानकारी नहीं, एंकर जो है नेहा दुबे उनको भी जानकारी नहीं, सबको जानकारी नहीं। नेहा जी क्या है कि ये कोई आवश्यक थोड़े ही है कि जो है सबको सारी बातों की जानकारी होती है और विरोधी अपने तरीके से बात करते हैं। हाँ। उनका तो काम है विरोध करना। आपके विरोधी नहीं ना, ये तो आपके साथ के हैं लोग, ये तो आपके साथ के लोग हैं। कौन साथ के लोग? टीएमसी के नेता। भाई टीएमसी को हम एलआई मान रहे हैं, वो हमें एलआई मानेंगे तब ना। साथ के लोग हैं ऐसा कैसे? मतलब झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारी रैली, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? बताइए ना। सुन लीजिए, हमारी रैली वहाँ होनी थी वेस्ट बंगाल में, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी। सिक्योरिटी नहीं दी आपको, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। आपके दर्द से वाकिफ है हम, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, इनकी जो नेता है वो तुनक मिजाज है, कब तुनक जाएंगी कब भनक जाएंगी ये कोई अंदाजा इसका नहीं है। कोई नहीं, छोड़ दीजिए सर, ये बताइए। अच्छा ये बता दीजिए, ये राम प्रकाश पांडे जी झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं क्या? बता दीजिए। मैं कैसे कह सकता हूँ कि झूठ? आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती नसबंदी जो है हमने नहीं कराई, लोग तो लाइन में खड़े खड़े अपना इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। वो उस पर रिलाई मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई थी तो इस देश की जनता ने इतना सहयोग किया था कि लोग लाइनों में खड़े होकर के। नहीं तो राम प्रकाश पांडे जी झूठ बोल रहे हैं क्या? भाई इसका उदाहरण राम प्रकाश पांडे जी झूठ बोल रहे हैं क्या? कर लीजिए, राम प्रकाश पांडे जी झूठ बोल रहे हैं क्या? अब ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? राम प्रकाश पांडे झूठ बोल रहे हैं क्या? राम प्रकाश पांडे जी आप कह रहे हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। नेहा जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ और पांडे जी कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पांडे जी जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहे झूठे हैं आप लोग। जिस तरह से नेहा जी आप जिस तरह से एंकरिंग करके प्रस्तुत करना चाह रही हैं वो तो नहीं है। हाँ, लोगों ने जब पहले शुरुआत में ठीक है नसबंदी हो रही थी, किंतु अंत में जबरदस्ती भी करेगी है, जिसका नहीं आप ये कह रहे हैं जबरदस्ती हुई थी ना। हाँ, जब देखा उन्होंने कानून बना दिया था तो कानून बना दिया था उसको करने के लिए उन्होंने अंत में जबरदस्ती भी हुई है। ये तो पब्लिक डोमेन में है। ले तो कह रहे झूठे हैं आप, झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं ऐसा मैंने नहीं कहा। नेहा जी थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए शब्दों को, शब्द ही ब्रह्म है, उसको रेक्टिफाई कीजिए। मैंने कहा वो आरोप लगा रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं है, नहीं तो होगी भाई, जब सबको सही जानकारी नहीं रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या कह रहे हैं, विरोधियों का क्या है, वो तो कुछ से कुछ बोलेगा, लेकिन इनको जानकारी में तथ्य नहीं पता होगा। चलिए ठीक है। अफरोज जी देखिए, यहाँ तो अपने आप को पाक साफ बताया जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए रास्ता तो दूसरा है, विकल्प कई और है, उनका भी हम चुन सकते हैं उनको भी, लेकिन अगर कानून बना दिया जाएगा तो डंडे से काम नहीं चलेगा, डंडे से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जागरूकता, उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन अपने समय में ऐसा नहीं किया हमने। नहीं, आप
आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश में हमेशा से जनसंख्या से जुड़ी हुई कानून रहे हैं। तो 1967 में भी कानून आया था और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी, 76 में भी था, और 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर के आए थे। और अभी इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट भी डिक्लेयर किया है नेशनल फैमिली प्लानिंग को लेकर के। एक मिशन है हिंदुस्तान के पास कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक कर रही है हमारी देश की सरकार, और हम हर सरकारों ने जागरूक किया। और इसका एक साक्ष्य आपको मिलता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्कीम आप देखेंगी तो वहां पे पता चलेगा कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है जो वो कम हुई है, और जो जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही थी वो रफ्तार कम हुई। तो आंकड़े कुछ और बोलते हैं और प्रोपेगेंडा कुछ और बोलता है। जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम समुदायों के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम हुआ है। दूसरी चीज हुई लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। तीसरी चीज जो है लोगों ने अपनी मर्जी से 2 चाइल्ड नॉर्म्स को अपनाया है, और आप देखेंगे कि चाहे कोई समुदाय के लोग हों उनके बीच में कंट्रासेप्टिव्स का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, लोग उसे मान रहे हैं। तो एक जागरूकता बढ़ रही है, अब हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश में एक हमेशा से एक रही, अब 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ में बहुत सारी वजहें हो सकती है। मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी कानून आए, कोई नीति आए, कोई प्रोग्राम आए, वो प्रोग्राम में लोगों को स्वेच्छा जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बनस्पत को उसके दबाव में रहे। पूरी दुनिया ने देखा है, चाइना को देखा है कि एक बहुत ही सख्त नीति लेके आई थी, चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। 2 चाइल्ड नॉर्म्स, 1 चाइल्ड नॉर्म्स, उससे क्या हो गया कि जो है चाइना की जो आर्थिक स्थिति थी वो उसमें जो है धीरे धीरे गिरावट होने लगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी एक कैपिटल एक जो है अपनी बढ़ती हुई आबादी। और हमारी देश की जो नीति है, जो विजन डॉक्यूमेंट है 1947 तक का एक टारगेट फिक्स किया गया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम अपने पॉपुलेशन बेस को स्किल्ड पॉपुलेशन बनाएंगे, उसके अंदर सारी हुनर देखेंगे। सोचिए कि जिस देश की करीब जो है 100 करोड़ आबादी स्किल्ड पॉपुलेशन हो, वो उस देश की समृद्धि कैसी होगी, उसका किस तरह का स्वरूप होगा। तो हमें ये कहना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक सख्त नीति ले आए तो इससे महिलाओं का नुकसान है, इससे गरीबों का नुकसान है। आप देखेंगे पता चलेगा इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे सर, उसका जिक्र हम करेंगे। जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो जाहिर तौर पर सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और उनको ठीक से इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ेंगे अरविंद जी? देखिए, नेगेटिव प्रभाव हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो क्षेत्रफल है वो यूरोप से बहुत कम है, यूएसए से बहुत कम है, वहाँ की जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, विकास ज्यादा है, डेवलप कंट्री है। हिंदुस्तान की जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार जनसंख्या का बोझ ज्यादा है। तो ये कॉमन थ्योरी है। नहीं, आपको नहीं लगता लिंगानुपात जो है वो ज्यादा हो सकता है? वो दूसरी चीज नहीं, वो दूसरी इशू हो गई, देखिए, आपको बताएं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के बाद से आप डाटा देख ले सरकार का, लिंग अनुपात जो पहले कम था वो बराबर हो गया है, और हिंदुस्तान में लड़कियों की जनसंख्या भी अब बराबर के बराबर पहुंच गई है। वो एक अदर इशू है। नहीं, ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ है ना सर। अगर एक परिवार में एक परिवार में अगर 2 ही बच्चे होंगे तो इंसान की सोच के हिसाब से डिपेंड करता है ना सर। और उसमें क्या नहीं लगता कि देखिए नेहा जी, अब बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं रह गया। नहीं सर, ये आपकी सोच हो सकती है ना, सबकी नहीं, ये सबकी सामान्य मानसिकता बदल गई। आप देखे होंगे पहले बेटियां घर में रहती थी, उसकी बाद चौकी काम करती थी, आज हवाई जहाज उड़ रहे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रही है। लोगों का सोच बदल रहा है। अब गाँव में भी लोग बेटी को पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि बेटी निकले, बेटा से बेटी कम नहीं है। वो एक इशू अलग है, लेकिन जनसंख्या का बोझ अगर घटेगा वो तभी घटेगा जब कड़े कानून बनेंगे। देखिए, सामान्य स्थिति में जो लिटरेसी रेट है हमारे यहाँ जो ये है, एक तो है अवेयरनेस। तो क्या इतने सालों तक देश आजादी के बाद इतना अवेयरनेस चला, तो ये लोगों के अंदर नहीं आई। कहीं ना कहीं एक बैरियर खींचना पड़ेगा, तभी ये होगा। और ये आवश्यकता है, देश के लिए आवश्यकता है, और हम सबों के लिए, देश के नागरिकों के लिए भी आवश्यकता है। और ये पहल हुई है, ये निश्चय ही सराहनीय है। ठीक है शिशिर जी, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे अगर ये कानून बना भी दिया जाता है? देखिए, ये इस देश में डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, डर का वातावरण बनाना चाह रहे हैं, और एक खास वर्ग को डरा रहे हैं। तो
भाई जो भी जिसको ये डरा रहे हैं, जिसके खिलाफ डंडा लेके ये खड़े हैं, वो भी इस देश का नागरिक है। वो पूरा वर्ग इस देश का नागरिक है। और कांग्रेस पार्टी तो इस देश के सारे नागरिकों का सम्मान करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। नहीं तो फिर इस कानून से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक खास वर्ग को कमोबेश जनता पार्टी ने सिर्फ तलाक पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ऐसा मुझे कंप्लीट करने में भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहिए बीच में ना बोले। मैंने इनके बीच में नहीं टोका टोकी की है। देखिए आप गलत में ना बोले, परिभाषित करेंगे तो निश्चित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा साफ तौर से ये मानना है कि इस पूरे जो देश का माहौल है इन लोगों ने खराब कर रखा है। और इस प्रकार से डर का डंडा, नेगेटिव बताइए ना मुझे नेगेटिव प्रभाव बताइए ना, क्या दिक्कत होगी इससे? भाई नेगेटिव कैसे नहीं होगा प्रभाव? हाँ बताइए। भाई आप एक वर्ग पे खास तौर से अपने कानून को थोपेंगे, हाँ, तो उस वर्ग में असंतोष का वातावरण। एक वर्ग पे नहीं सर, ये तो हर एक देश की जनता के लिए होगा ना, हर वर्ग के लिए होगा, एक वर्ग के लिए नहीं। एक कानून बनेगा हर वर्ग के लिए होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर एक अवेयरनेस को बना करके, एक जागरूकता फैला करके इसको क्यों नहीं करना चाहते? क्या वजह है? आपने किया ना सर, जागरूकता फैलाकर। आज हम देश के नंबर 1 स्थिति पे है कि एक पहले नंबर पे भारत पहुंचा हुआ है। बहरहाल चलिए, मेरे पास वक्त कम है सर, उसके बाद अब मैं सीधा राम प्रकाश पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। पांडे जी, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे इसके? देखिए, नेगेटिव प्रभाव अगर एक किसी वर्ग के ऊपर प्रेशराइज करके किया जाए तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और नहीं है इसको जागरूक करके। अगर जागरूकता नहीं समझ आ रहा मुझे, आप लोग सिर्फ एक खास वर्ग क्यों कर रहे हैं सर? ये खास वर्ग के लिए नहीं, ये देश की सभी जनता के लिए होगा अगर होगा तो, एक खास वर्ग के लिए नहीं। आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं चीजों को? घर तक ये संदेश को पहुंचाए कि ये देश आगे चला जाए, आगे जिस तरह से हमारे यहाँ पर हर प्रकल्प लिए जा रहे हैं, तो हर आदमी तक पहुंचा जा रहा है, इसी तरह ये संदेश हर आदमी तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा राम प्रकाश पांडे जी कि वो आपके परिवार पे लागू नहीं होगा और अफरोज जी के परिवार पे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपके परिवार पे भी लागू होगा, अफरोज जी के भी होगा, वो शिशिर जी के भी होगा, वो नेहा दुबे के परिवार पे भी लागू होगा, वो अरविंद जी के भी परिवार पे लागू होगा। इसमें किसी खास वर्ग को कहाँ टारगेट किया जा रहा है सर? ठीक है, तो इस चीज की इस तरह का कॉन्फिडेंस में लेना हर जगह को, कॉन्फिडेंस में लेंगे तो ठीक है, बढ़ के आएंगे हर जगह। मतलब अगर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके अगर कुछ काम किया जाएगा तो आप साथ में हैं, ठीक है। अफरोज जी, नेगेटिव प्रभाव क्या होंगे इसके? देखिए, जिस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, हाँ बिल्कुल, उसी तरह से घटती हुई आबादी भी एक बहुत महासंकट है। दोनों चीजें अगर घट रही है जनसंख्या तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जो चाइना को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, इसका एक नकारात्मक प्रभाव जो है महिलाओं पे पड़ेगा। 2 चाइल्ड नाम है तो आपको बेनिफिट अगर आ रही, क्योंकि अभी तक ये कहना कि इसका प्रभाव क्या होगा ये भविष्य की बात है। जब तक हम नहीं जानते कि उस बिल का, उस कानून के प्रावधान क्या है, उसमें कौन कौन सी नीतियां आ रही, तो ये कहना कि इसके क्या प्रभाव होंगे, सकारात्मक होंगे, नकारात्मक होंगे, ये हवा में तीर चलाने के बराबर होगा। तो जब तक हमारे पास सरकार एक मसौदा लेके नहीं आए कि हम ये नीतियां लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल तो नीतियों पर बहस हो सकती है, बिल्कुल नीतियों पे बहस हो सकती है, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन अरविंद जी देखिए, ये बात लगातार विपक्ष उठाता है कि आप कुछ भी करते हैं तो सिर्फ कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। राम प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं हमें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, हमें भी बताया जाए, हमें भी समझाया जाए कि आप क्या लेके आने वाले, उसके बाद हम भी सोचेंगे कि इस पे समर्थन करना है या नहीं। विपक्ष भी है, पार्लियामेंट में विपक्ष भी है, मुद्दों पे बहस होगी। ऐसा थोड़ी कोई कानून जब पास होता है तो बहस होती है, बहस में पास होती है। बहुत सारे पे तो नहीं हुई सर, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसे करवा ली कि नहीं हुई। कश्मीर की समस्या भी थी, इनका विरोध करते थे। आज देखिए कश्मीर कितनी सुखद है, कितनी बड़ी समस्या हल हो गई, कितने लोग मारे गए, एक छोटा सा राम मंदिर जो तथाकथित बाबरी मस्जिद थी वो समस्या हल हुई। तो और मिलजुल के हिंदू मुस्लिम दोनों बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और मुस्लिम लोग आगे आकर उस समस्या में कहे कि नहीं ठीक है, राम मंदिर बनेगी, मस्जिद बनेगी। कहाँ समस्या को समस्या मत बनाइए, हल कर दो।
ढूंढिए। अगर ये लोग जनसंख्या के चलते प्रभावित है बनाएंगे और जनसंख्या हमारे लिए कोण है तो निश्चित रूप से कार्रवाई है और इसमें किसी को अहित नहीं है, साथ नहीं लिया, उसके साथ सहयोग नहीं जो है वो बिठाया। तो इसलिए मेरा साफ तौर से ये मानना है कि ये कानून भी डंडे की तरह लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मतलब आप पहले ही सोच गए, पहले तो ये तो समझिए कि कानून होगा कैसे, क्या इसके अंदर चीजें होंगी। नेहा जी समझ लीजिए, पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड इनका है कि कभी भी आप देख लीजिए कोई भी बिल संसद में जो पास हुआ है उसमें देश पर अधिक समय तक आपने सत्ता पे राज किया और मेरा नहीं लिया गया, ऐसा कभी हो सकता है? तो भाई सवाल क्या है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है और आप फिर भी अगर आप नहीं सोचेंगे फिर भी हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देंगे? इसलिए साफ है कि अगर कॉन्फिडेंस, देखिए अगर विपक्ष होने के नाते हमें विरोध करना है या आपको विरोध करना है तो वो एक अलग चीज है सर, लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ सामने आने दीजिए चीजें, जैसे अफरोज जी ने कहा कि उन नीतियों पर उन बिंदुओं पर जिक्र होगा, चर्चा होगी और फिर समझा जाएगा कि इसका दरअसल हमें समर्थन करना है या विरोध, तो वो एक चीज समझ में आती है। और अगर आप ये कहते नहीं हम तो जी विरोध ही करेंगे तो वो समझ में आता है कि विपक्ष हो इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। अभी तक जितने कानून इनके द्वारा लाए गए हाँ संसद में, जितने बिल लाए गए, हाँ क्या अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इनका? इसीलिए इसको भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कौन सी कानून की बात कर रहे हैं और हम भी उसी वोट से चुन के आए। कृषि कानून हो गया सर जिसको आपने रोल बैक किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। धारा 370 को आपने हटाया और उसमें भी आपने चर्चा करने का मौका विपक्ष को नहीं दिया, ये लगातार आरोप लगाते रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी आई, चर्चा चली थी 370 पर 3 दिन तक सदन में चर्चा चला था, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लेकिन आप वॉकआउट कर गए। आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। चलिए विरोध करते हैं या फिर पक्ष में आते हैं सर, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।